हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो हमने लास्ट टाइम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ा था। अगर आपको याद होगा तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में हमने पढ़ा था नॉन मेटल्स, चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में हमने पढ़ा था कि रिएक्टिविटी कैसी होती है मेटल्स की, हमने वो देखा था। उसके बाद हमने नेचर देखा था मेटल्स का, रिएक्टिविटी सीरीज देखी थी, रिएक्शंस देखा था, फिर हमने देखा था फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, है ना। उसके बाद फिर सॉल्ट्स के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, आयनिक सॉल्ट्स जो होते हैं, है ना, उनकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। अब हम लोग बात करेंगे ऑकरेंस ऑफ मेटल, ऑकरेंस ऑफ मेटल्स। ऑकरेंस मतलब होता है मिलते कहाँ है, ऑकर क्या करते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात आती है ऑकरेंस ऑफ मेटल की। तो मेटल मेनली आपको, आप अगर एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो मेटल तो वैसे कई जगह मिलते हैं हम लोग को, ठीक है। नेचुरल स्टेट में कई जगह मिलते हैं, मगर हम लोग जो क्लास 10 लेवल तक पढ़ेंगे उसमें हम लोग सिर्फ मेटल को दो जगह पे कंसिडर करेंगे, ठीक है। मेटल्स कई जगह मिलते हैं मगर हम लोग सिर्फ दो जगह कंसिडर करना है। पहला होता है अर्थ क्रस्ट, अर्थ के क्रस्ट में, ठीक है। और दूसरा होता है सी वाटर में, सी वाटर में, ठीक है। समुद्र के अंदर हमको मेटल्स मिल सकते हैं, या तो जमीन के अंदर जो हमारे पास जो अर्थ होता है, अर्थ की क्रस्ट, उसके नीचे, ठीक है, खोद के निकालते हैं हम लोग। तो देखो, द मिनरल्स या द मेटल्स दैट आर फाउंड इनसाइड अर्थ क्रस्ट, या इसको हम बोलते हैं सॉइल, मिट्टी के अंदर, ठीक है, ठीक है। इन इट्स नेचुरल फॉर्म आर कॉल्ड मिनरल्स। उसी को हम क्या बोलते हैं, मिनरल्स बोलते हैं, ठीक है। तो मिनरल्स क्या होता है, मेटल जो कि हम लोग को अर्थ के नीचे मिल रहे हैं। जैसे एग्जांपल लें, अगर हम लोग नीचे से अर्थ से खोदे और निकाले बॉक्साइट, तो बॉक्साइट क्या है, एक ओर है, ठीक है, जिसके अंदर मान लो आपको एल्युमिनियम मिलता है, ठीक है, एल्युमिनियम मिलता है। अगर बॉक्साइट को हम रिफाइन करते हैं, उसको अगर हम उसमें से एल्युमिनियम को निकालते हैं तो वो क्या मिलता है, एल्युमिनियम। तो ये क्या है, मेटल है, ठीक है, ये मेटल है। और अर्थ की क्रस्ट नीचे जो जिस फॉर्म में था, ओर के फॉर्म में, उसी को हम क्या बोलेंगे, मिनरल। तो जो हमको अर्थ की क्रस्ट नीचे जितने भी मेटल्स मिलते हैं अपने नेचुरल फॉर्म में, यानी वो जैसे हैं वैसे ही, वो जब स्टार्टिंग में मिलते हैं तो पत्थर की तरह मिलते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मिनरल्स, ठीक है। अगर हम बात करें ओर्स की, तो ओर्स क्या होते हैं, ओर्स होता है द सब्सटेंस through which we extract any metals profitably is called ore, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले सकते हो बॉक्साइट, बॉक्साइट क्या है, ओर है एल्युमिनियम की, ठीक है। तो क्या होता है कि वो ओर क्या होता है, मतलब ये वो सब्सटेंस होता है जिससे हम कोई भी मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हम एल्युमिनियम को एक्सट्रैक्ट करना होगा तो एल्युमिनियम की कौन सी ओर लेंगे, बॉक्साइट की ओर, ठीक है। इस तरह डिफरेंट डिफरेंट, जैसे लोहे के लिए अलग ओर होती है, मरकरी के लिए अलग ओर होती है। तो जितने भी मेटल्स को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओर्स, ठीक है। अब बात करते हैं सी वाटर में। जैसे एग्जाम्पल हमने लिया, एग्जाम्पल में हो गया एल्युमिनियम। एल्युमिनियम को कहाँ से मिलता है, हमको अर्थ की क्रस्ट के नीचे से मिलता है। आयरन कहाँ से मिलता है, अगेन अर्थ की क्रस्ट के नीचे से मिलता है, ठीक है। मरकरी कहाँ से मिलता है, अर्थ की क्रस्ट के नीचे से। तो ये सब कहाँ से मिलता है हमको, अर्थ की क्रस्ट से, ठीक है। अगर हम बात करें सी वाटर में, तो आपको पता है सी वाटर में क्या होता है, सॉल्ट होता है। और सॉल्ट क्या होता है, NaCl। तो Na जो है, जो कि है सोडियम, वो हमको कहाँ से मिलता है, सॉल्ट से। और सॉल्ट हमको कहाँ से मिलता है, सी वाटर के अंदर से, ठीक है। तो जो कॉमन सॉल्ट होता है, जो हम लोग अपने घर में यूज करते हैं, नमक, हमको कहाँ से मिलता है, सी वाटर से, है ना। तो हम लिखते हैं सम मिनरल्स कैन बी extracted from the compounds present in the sea water और ओशन। ओशन से में या तो सी वाटर में जो हमको कुछ कंपाउंड मिलते हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, कुछ मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, है ना। तो वो कहाँ मिलता है, वो सी वाटर में मिलता है। तो और कुछ अर्थ क्रस्ट में मिलता है। जैसे इसका एग्जांपल लें अगर, तो सोडियम फ्रॉम सॉल्ट। तो जो सोडियम सॉल्ट से हम लेते हैं, सॉल्ट क्या होता है, NaCl। तो हम NaCl को एक्सट्रैक्ट करते हैं, मतलब Na को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं किससे, NaCl नमक से। तो हम कहाँ से कर रहे हैं, उसको हम कर रहे हैं सी वाटर के अंदर मिलने वाली सॉल्ट से। तो देखो, कुछ हमको मिलता है अर्थ की क्रस्ट नीचे से, जिसको हम बोलते हैं मिनरल्स, कुछ मिलता है सी वाटर के अंदर से, ठीक है। तो ये आपका बेसिक ऑकरेंस ऑफ मेटल, ठीक है।
तो उसके बाद आती है, आपको समझ में आएगी कहाँ कहाँ से हमको मेटल मिलते हैं, कहाँ कहाँ मेटल ऑकर करते हैं। तो बात आती है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल की, कि हम कैसे मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ओर से। देखो हमने ओर निकाल लिया, मान लो वो सी से निकाला या अर्थ की बेड से निकाला, अर्थ की क्रस्ट से निकाला, ठीक है, तो अब ओर मिल गया। अब ओर से हमको क्या निकालना है, मेटल निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्शन करेंगे। अब देखो डिफरेंट डिफरेंट मेटल की रिएक्टिविटी डिफरेंट डिफरेंट होती है। जैसे सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी सीरीज देखिए, आपने पढ़ा है लास्ट वाली वीडियो में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। तो क्या क्या होता है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, कैल्शियम सॉरी, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, मरकरी, कॉपर, सॉरी हाँ मरकरी, ठीक। तो ये एक्टिविटी है ना, हाँ, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, मरकरी और आपका सिल्वर गोल्ड, ठीक है। जैसे कुछ मेटल्स होते हैं जो क्या होते हैं, बहुत रिएक्टिव होते हैं, जैसे यहाँ एल्युमिनियम वगैरह, ठीक। कुछ होते हैं जो थोड़ा कम रिएक्टिव होते हैं और कुछ होते हैं जो बहुत 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 कम रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। रिएक्टिव सीरीज में क्या होती है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स, जो होते हैं हाईली रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। सो दिख रहा है, तो ये है, दिख रहा है ना इतना। सो ये है हाईली रिएक्टिव मेटल्स, ये होते हैं लो रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है। और ये होते हैं लीस्ट, या हम बोलते हैं ऑलमोस्ट नॉन रिएक्टिव। होते रिएक्टिव हैं मगर हम इनको कैसे कहते हैं कि बहुत 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 कम होते हैं, तो हम लिख सकते हैं ऑलमोस्ट नॉन रिएक्टिव मेटल, ठीक है। अब जिस हिसाब से उनकी रिएक्टिविटी उस हिसाब से वो हमको मिलेंगे। जैसे मान लो अगर हमारे पास एयर है, ठीक है, ये हवा है, ये पानी है, कुछ भी हो सकता है, इसमें हमने रखा है सोडियम, उसमें हमने रखा है लेट्स से गोल्ड, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे गोल्ड है, ये हमारे पास सोडियम है। तो मान लो अगर हमने इसे पानी के अंदर रखा है तो क्या लगता है कि कौन जल्दी रिएक्ट कर जाएगा। अगर हम पानी सोडियम को पानी में डालते हैं तो आग लग जाती है, ठीक है, उसमें वो बर्न कर जाता है बहुत तेजी से। अगर आप चाहो तो आप यूट्यूब में जाकर सर्च करो सोडियम इन वाटर, आपको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट मिल जाएंगे जिसमें आपको सोडियम जलते हुए दिखेगा, ठीक है। सॉरी, सोडियम यहाँ पे आग लग जाती है, यानी बहुत रिएक्टिव होता है। तो पानी का, अगर हमारे पास पानी का एक बूंद रखा है या पानी का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये पानी की एक वाटर ड्रॉप है H2, हमारे पास एक सोडियम का मेटल है और एक तरफ हमारे पास सिल्वर गोल्ड है, सॉरी, ठीक है, ठीक है, गोल्ड है और सोडियम है। तो पानी किससे ज़्यादा रिएक्ट करेगा बहुत तेजी से, सोडियम से, और पानी रिएक्ट नहीं करेगा गोल्ड से। तो हम बोल सकते हैं गोल्ड जो है ऑलमोस्ट नॉन रिएक्टिव है और सोडियम रिएक्टिव है। तो सोडियम कैसे मिलेगा हमको, सोडियम ऑक्साइड के फॉर्म में, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड के फॉर्म में, ठीक है, या तो सोडियम क्लोराइड के फॉर्म में, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, ये कभी सिंपल अकेला रहता ही नहीं है। क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव, कोई भी आसपास में, कोई भी अगर आपके आसपास में एलिमेंट, मॉलिक्यूल, एटम कोई भी है, सोडियम से रिएक्ट कर लेगा। क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है देने के लिए, ठीक है, सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है देने के लिए। तो जब उसको एक इलेक्ट्रॉन देना है, वहीं अगर हम बात करें जैसे मैग्नीशियम या कैल्शियम की, तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन देना होता है। वहीं हम बात करें एल्युमिनियम की, तो उसको 3 इलेक्ट्रॉन देना है, ठीक है। तो अगर हम बोलें यहाँ पे कोई अगर कंपाउंड आ जाए क्लोरीन, तो वो इजीली किससे इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, सोडियम से। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जितना आपको जल्दी रिएक्ट करना है उतने जल्दी इलेक्ट्रॉन देना है, ठीक है। मान लो यहाँ पे कौन ज़्यादा रिएक्ट करेगा, डिपेंड करता है कौन कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है। अब बात करेंगे इनकी, तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देते हैं उतनी ज़्यादा इनको एनर्जी लगानी पड़ती है। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन देने हैं तो मान लो उनको 1 जूल की एनर्जी चाहिए। एक एग्जाम्पल लेने, मान लो 1 इलेक्ट्रॉन देना है इनको तो 1 जूल की एनर्जी देनी है, 2 इलेक्ट्रॉन देना है तो 2 जूल की एनर्जी देनी है, और 3 इलेक्ट्रॉन देना है 3 जूल की एनर्जी देनी है। ये ऐसा समझ लिया आप, जैसे आपके घर के पास में 1 किलोमीटर दूर दुकान है, एक 2 किलोमीटर दूर दुकान है, एक 3 किलोमीटर दूर दुकान है, तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगे, जहाँ आपकी एनर्जी कम लगे, 1 किलोमीटर, ठीक है। तो वैसे इनको क्या चाहती हैं कि हमारी एनर्जी कम लगे, है ना। तो इसलिए क्या करते हैं, अपने उसी हिसाब से कितनी इलेक्ट्रॉन इनके पास, कितने वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन या कितनी वैलेंसी है, उस हिसाब से अपनी रिएक्टिविटी शो करते हैं। अब जैसे सोडियम की बात करें तो सोडियम को 1 इलेक्ट्रॉन देना है, ठीक है, तो इसकी कम एनर्जी लगेगी, तो ये तुरंत कर देगा वो काम, ठीक है। मैग्नीशियम की एनर्जी ज़्यादा लगेगी तो ज़्यादा टाइम लगाएगा, ओके। एल्युमिनियम की सबसे ज़्यादा एनर्जी लगी, इसलिए सबसे ज़्यादा टाइम लगाएगा क्लोरीन के साथ रिएक्शन करने में। तो यहाँ पे रिएक्टिविटी ऐसे कुछ चलती है, ठीक है। अब हम यहाँ बात करें रिएक्टिविटी की, तो देखो सोडियम जो है ये अपने किस फॉर्म में मिलता है, ये जनरली रिएक्टिव मतलब कंपाउंड के फॉर्म में मिलता है, ठीक, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। और सिल्वर या गोल्ड जो है ये हमको किस फॉर्म में मिलता है, ये हमको फ्री स्टेट में मिलता है। क्यों, क्योंकि ये किसी से रिएक्ट करता ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जैसी रिएक्टिविटी होगी वैसा इनका फॉर्म होगा। तो अगर हम बात करें इन सब कंपाउंड की, तो ये कैसे मिलते हैं, ये जनरली मिलते हैं हमको हाईली रिएक्टिव जो कंपाउंड होते हैं, हाईली
रिएक्टिव एलिमेंट्स जो होते हैं या मेटल होता है, हाईली रिएक्टिव मेटल, ये हमको मिलता है इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड, ऑक्साइड और कार्बोनेट। जैसे अगर हम सोडियम का एग्जांपल ले लें तो सोडियम जो है ये हमको किस फॉर्म में मिलेगा, एग्जांपल लेना, ठीक है। सोडियम का जनरली NaCl फॉर्म ज़्यादा हमको देखने को मिलता है, मगर अगर सोडियम के साथ सल्फाइड है, ठीक है, तो हमको कैसे दिखेगा, Na2S, ठीक है, इस फॉर्म में दिखेगा, ठीक है। अगर हम बात करें ऑक्साइड की तो हमको मिलेगा Na2, और वहीं बात करें कार्बोनेट की तो Na2CO3, ठीक है। तो देखो सोडियम अकेला नहीं मिल रहा, उससे या तो सल्फाइड है या तो ऑक्साइड है या तो कार्बोनेट है। तो जो हम लोग के पहले ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, फर्स्ट ग्रुप बोलो या तो हाईली रिएक्टिव मेटल्स बोलो, तो ये क्या है, ये हमको जनरली कंपाउंड के फॉर्म में मिलते हैं। बात करें दूसरे की तो ये क्या होते हैं, मॉडरेटली मतलब बीच के, ना ज़्यादा हाईली रिएक्टिव ना बहुत कम रिएक्टिव, ठीक है। मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल ये हमको मिलते हैं जनरली फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड्स। ये ज़्यादातर हमको देखने को मिलते हैं ऑक्साइड्स के फॉर्म में, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल ले लें जिंक का तो Zn फॉर्म में देखने को मिलेगा, ठीक है। या आयरन अगर हम देखें तो Fe2O3 इस फॉर्म में मिलेगा। तो ये सब क्या है, ऑक्साइड होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तीसरी कैटेगरी की, जैसे कि सिल्वर गोल्ड, जो हम बोल सकते हैं लीस्ट रिएक्टिव या ऑलमोस्ट नो रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है। ये हमको कैसे देखने को मिलते हैं, दे आर मेजरली फाउंड इन देयर फ्री स्टेट, ठीक है। तो ये फ्री स्टेट मिलते हैं। अब देखो बात आती है अगर हाईली रिएक्टिव मेटल को, तो यहाँ से हमको क्या करना है, ये हमारे पास लिस्ट पे ओर है, तो ओर से अगर हमको सोडियम निकालना है तो यहाँ पे क्या करना है, सल्फाइड को हटाना पड़ेगा। इस वाले में क्या है, ऑक्साइड को हटाना पड़ेगा, इधर कार्बोनेट को हटाना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, हम लोग को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस करना पड़ता है। इधर देखो सिर्फ ऑक्सीजन है, तो एक ही फॉर्मेट अगर हम फॉलो करेंगे तो हम निकाल लेंगे। और ये जनरली हमको देखने को मिलते हैं सॉरी ये हमको जनरली देखने को मिलते हैं AU AG इस सब फॉर्म में, ठीक है। तो इनको ज़्यादा हमको दिक्कत नहीं होती, बस ठीक है। इनको रिफाइन करने में हमको सिर्फ उसमें थोड़ा सा धुल देंगे तो हमको गोल्ड और सिल्वर उस फॉर्म में मिल जाएगा। इवन अगर आपने गोल्ड माइनिंग देखा हुआ तो उसमें क्या करते हैं वो लोग उठाते हैं मिट्टी के साथ गोल्ड और उसको छानते हैं, मिट्टी को अलग करते हैं, गोल्ड को अलग करते हैं और क्या करते हैं, उसको फिर धुल लेते हैं, बस इतना ही करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको देखें तो ये कुछ नहीं बल्कि इससे कोई कंपाउंड होता ही नहीं। ये क्या होगा, AU प्लस सॉइल। आप सॉइल को आप अलग कर सकते हो, तो इसमें रिफाइनिंग में बहुत कम खर्चा आता है, यानी इनको रिफाइन करने की कोई दिक्कत ही नहीं, बस मिट्टी को अलग कर दो, आपके पास मिल जाएगा गोल्ड। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको ऑक्साइड भी अलग करना है और मिट्टी या जो इम्प्योरिटी है जिसको हम बोल सकते हैं इम्प्योरिटी। अब इम्प्योरिटी खाली मिट्टी नहीं, कोई और कंपाउंड भी हो सकता है, ठीक है, मिट्टी भी हो सकती है या मान लो कोई सॉइल वगैरह, रॉक्स वगैरह, कोई भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे हमको सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्टेप्स को फॉलो करने हैं, ठीक है। सो अगर हम बात करें रिएक्टिविटी के ऑर्डर में, तो हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं वो किस फॉर्म में मिलते हैं, सल्फाइड, ऑक्साइड, कार्बोनेट। इनको अलग करने के लिए, इनको मेटल मतलब इसमें से मेटल को अलग करने के लिए इन ओर्स में से हम लोग को कॉम्प्लेक्स प्रोसेस करना पड़ता है। अगर हम बात करें लो रिएक्टिव मेटल की तो ये जनरली ऑक्साइड के फॉर्म में पाए जाते हैं और इनको अलग करना उतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता। अब हम बात करें ऑलमोस्ट नॉन रिएक्टिव मेटल्स की, जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स भी होते हैं जैसे सिल्वर और गोल्ड, ये सिर्फ और सिर्फ फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, यानी इनके साथ कुछ नहीं होता। ज़्यादातर सॉइल वगैरह या सैंड वगैरह दिखती है बस, और कुछ नहीं, मतलब उसमें चिपकी रहेगी थोड़ी थोड़ी, या वो भी चिपकी भी नहीं रहती है, अलग अलग भी रहती है, उसको छान के आप अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ऑलमोस्ट नॉन रिएक्टिव मेटल जो होते हैं इनको अलग करने में सबसे ईजी प्रोसेस है, ठीक है। तो ये था एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का ऑर्डर। तो इसमें अगर हम बात करें किस किस प्रोसेस को हम फॉलो करते हैं, तो पहला होता है एनरिचमेंट ऑफ ओर, एनरिचमेंट ऑफ ओर, ठीक है। एनरिचमेंट मतलब उसको और अच्छा करना, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, देखो हमारे पास जो ओर होते हैं, जैसे मान लो ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल की बात करें, फॉर लीस्ट रिएक्टिव मेटल, इसमें तो ऑलमोस्ट सबके सब मेटल को पहले हमको एनरिच करना पड़ता है, चाहे हाईली रिएक्टिव हो, लो रिएक्टिव हो या लीस्ट रिएक्टिव हो, सबको हमको एटलीस्ट ओर का एनरिचमेंट करना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि सबके सब में अर्थ की क्रस्ट के नीचे है या तो सी वाटर में, तो उसके अंदर मिट्टी वगैरह तो लगी होगी, तो मिट्टी को और उसको हटाने के लिए जो डस्ट पार्टिकल होते हैं या सैंड होते हैं उसी को हम बोलते हैं एनरिचमेंट होगा। तो कैसे कर सकते हैं, देखो हमें क्या करना है, इसको या तो हम धुल सकते हैं पानी से या तो उसको हम छान सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, द एनरिचमेंट ओवर क्या होता है, द या हम लिख सकते हैं एवरी ओर कंटेन्स सम सैंड, soil and other impurities called gang, इनको हम गैंग बोलते हैं। तो जो इम्प्योरिटी होती है सैंड, सॉइल वगैरह, तो जिसमें हमारे सिर्फ और सिर्फ जैसे हम सिल्वर का है या गोल्ड का है
तो ठीक है, सिल्वर गोल्ड में के साथ साथ में हम मिट्टी वगैरह जो भी चीज़ है इम्प्योरिटी, उसको हम बोलेंगे गैंग। ठीक है, मेटल के सिवाय जितनी भी चीज़ें वो क्या है, इम्प्योरिटी है। तो गैंग, इनको हम कैसे लिख सकते हैं, दीज आर सेपरेटेड टू एनरिच और विथ मेटल्स। तो अगर इसमें से मान लो अगर आधा किलो का हमारे पास या लेट से 500 ग्राम का हमारे पास और है, इसमें से अगर हमने 400 ग्राम वेस्ट निकाल दिया तो बचा हुआ 100 ग्राम जो है हमारे पास क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ सिल्वर या तो गोल्ड यानी मेटल होगा। उसमें हो सकता है 90% सिल्वर रहे और 10% और वेस्ट बच गया हो। ठीक है, जैसे मान लो 500 ग्राम में से 400 ग्राम हमारे पास वेस्ट था और हमने मान लो 300 ग्राम निकाल दिया उसमें से। ठीक है, तो कितना बचा, 100 ग्राम हमारे पास सिल्वर बचा और 100 ग्राम वेस्ट बचा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एनरिचमेंट ऑफ ओर, यानी उसमें से मिट्टी को एक्सट्रैक्ट करना तो हम बोलते हैं एनरिचमेंट ऑफ ओर। ठीक है, अगर हम बात करें लो रिएक्टिव मेटल की या तो हाईली रिएक्टिव मेटल की, तो किस फॉर्म में पाए जाते हैं, सल्फाइड और ये सब वगैरह में। ठीक है, तो अगर हम बात करें सेकेंड स्टेप की, तो उसमें क्या करते हैं, रिएक्शन विद, हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव और मॉडरेट रिएक्टिव मेटल विथ कार्बन। इसको हम कार्बन से करते हैं टू रिड्यूस या टू रिमूव, हम कर सकते हैं टू रिमूव ऑक्सीजन फ्रॉम ओर। तो देखो इसमें ज़्यादातर ऑक्सीजन मिलती है। ठीक है, ऑक्साइड करते हैं, जैसे मानो हमारे पास है जिंक ऑक्साइड। ठीक है, जिंक ऑक्साइड है। ठीक है, इसमें से हमको ऑक्सीजन हटाना है क्योंकि हमको क्या चाहिए, फाइनली हमको चाहिए जिंक। ठीक है, जिंक मिलेगा तो हमको, अगर हमारे पास और है जिंक की, तो उसमें हमको सिर्फ जिंक ही चाहिए ना, क्योंकि जिंक मेटल है, ऑक्सीजन की हमको जरूरत नहीं है। और ऑक्सीजन इसलिए उसमें प्रेजेंट होता है क्योंकि ऑक्सीजन जो है ना एबेंडेंट होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ऑक्सीजन जो होता है एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा होता है हाई वॉल्यूम में। ठीक है, पहला, और दूसरा ऑक्सीजन बहुत रिएक्टिव भी होता है, तो इसलिए जितने भी मेटल हैं उनके साथ जाके चिपक जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन है, सल्फाइड है, ये सब कार्बोनेट ये सब जाके चिपक जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए उसको अलग करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि हमको यहाँ पे जिंक ऑक्साइड की जरूरत नहीं है, हमको यहाँ पे जिंक की चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें लोहे की तो Fe लो आयरन होता है और Fe2O3 ये जंग होता है, जो आपको ये रस्ट होता है, रस्टिंग सुने हो ना, ये रस्ट होता है जंग, ये होता है आयरन। तो आपको क्या चाहिए, रस्ट चाहिए कि आयरन चाहिए, आयरन चाहिए, तो मतलब इसमें से ऑक्सीजन को हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसी को प्रोसेस को हम बोलते हैं रिएक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल और मॉडरेट रिएक्टिव मेटल को हम रिएक्ट कराते हैं किसी और कंपाउंड के साथ। तो जैसे यहाँ पे जिंक ऑक्साइड है, इसको अगर हम कार्बन से रिएक्ट करा देंगे तो क्या होगा, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बनकर अलग हो जाएगा। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है, तो ये एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ जिंक, हमको क्या मिल गया, जिंक। एंड सिमिलरली बाकी से प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं, रिएक्शन से हम इसको अलग कर सकते हैं। तो ये था हमारा एनरिचमेंट ऑफ ओर, यानी अलग करना मेटल्स को फ्रॉम देयर ओर्स। तो इस प्रोसेस को हम फॉलो करके ओर को अलग कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें लास्ट वाले हाईली रिएक्टिव मेटल्स के लिए, हाईली रिएक्टिव मेटल उनको कैसे हम अलग करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, इनको अगर अलग करेंगे तो वापस रिएक्शन कर लेंगे। ठीक है, तो हाईली रिएक्टिव मेटल को कैसे करते हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल्स को हम अलग करते हैं या एक्सट्रैक्ट करते हैं बाय इलेक्ट्रोलिसिस। द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट हाईली रिएक्टिव मेटल फ्रॉम द कंपाउंड। तो कोई भी कंपाउंड है, लेट्स से हमारे पास एग्जांपल के लिए लेते हैं, तो हमारे पास देखो ये क्या है, ये सेटअप है जिसे हमारे पास सोल्यूशन होता है। किसका सोल्यूशन होता है, जैसे मान लो जिस भी कंपाउंड को अलग करना है, जैसे मान लो NaCl है, नमक है। ठीक है, ये हाईली रिएक्टिव कंपाउंड है, नमक है, और यहाँ पे क्या है, पानी है, H2। ठीक है, तो NaCl और H2, या तो हम बोल सकते हैं मोल्टन NaCl है। चलो इतना कंफ्यूज नहीं करते हैं, थोड़ा ईजी एग्जाम्पल लेते हैं, मोल्टन पिघला हुआ NaCl है। ठीक है, मोल्टन NaCl है। अब इसमें क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रोड डिप करेंगे, इसमें हम 2 इलेक्ट्रोड डिप करेंगे। ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड डिप कर दिया, उसको हमने हाई वोल्टेज बैटरी या तो हाई पावर सप्लाई से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब प्लस चार्ज माइनस चार्ज है, तो प्लस चार्ज है इलेक्ट्रॉन को इसमें से खींच लेगा इलेक्ट्रोड से, तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सारे खींच लिया बैटरी ने, पॉजिटिव चार्ज है ना, खींच लिया, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज सप्लाई कर रही है बैटरी, नेगेटिव कर दिया। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और वहाँ इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। अब NaCl देखो क्या होता है, NaCl Na+ मेटल है, Na मेटल है ना, तो ये प्लस है, और Cl नॉन मेटल है, ये क्या है, नेगेटिव है। सो Cl कहाँ चला जाएगा, नेगेटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव की तरफ चला जाएगा, और Na यहाँ आ जाएगा। अब देखो हुआ क्या
यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लोरीन डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, क्योंकि क्लोरीन नेगेटिव होता है, इसको यहाँ पॉजिटिव चार्ज मिल गया तो क्लोरीन यहाँ आ जाएगा, और सोडियम पॉजिटिव होता है, इसको नेगेटिव चार्ज मिल गया तो Na यहाँ आ जाएगा। अब देखो हुआ क्या कि जब हम बिजली पास करेंगे तो रिएक्शन होगी, तो यहाँ से क्लोरीन गैस जो है बबल बन के निकल जाएगी, तो क्लोरीन गैस होती है तो निकल गई। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बचेगा इस इलेक्ट्रोड के आसपास में हमको एक मेटल जमा हुआ दिखेगा ऐसा शेप में कुछ, जिसको हम बोलेंगे सोडियम। तो यहाँ पे क्या मिल गया, प्योर सोडियम। इसको हम निकाल के फर्दर उसको हम रिएक्ट कर सकते हैं, या तो इसको हम कंटेन कर सकते हैं कैरोसिन में, तो हम सोडियम को कंटेन करेंगे कैरोसिन में। तो क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आया भी है, वाई डू वी कैरी या तो पुट सोडियम या कीप सोडियम इन सॉल्यूशन या तो कैरोसिन, हम इसको कैरोसिन में ही क्यों रखते हैं। ठीक है, इसलिए देखो सोडियम बहुत हाईली रिएक्टिव मेटल है, अगर इसको हम बाहर रखेंगे तो बाहर हवा है ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, NaO। ठीक है, Na2 सॉरी Na2 सोडियम ऑक्साइड बना लेगा। ठीक है, अब ये कैसे फॉर्मूला बन रहा है ये हमने मेटल्स वाले चैप्टर में बताया, एसिड बेसिस वाले में बताया कि कैसे ये फॉर्मूला बनते हैं। ठीक है, तो ये Na2O बन जाएगा और ये कंपाउंड फाइनली क्या होगा, ये हम हमारे काम करेगा, क्योंकि हमको क्या चाहिए था, सोडियम चाहिए था, और यहाँ पे Na2O मिल गया। अगर पानी से रिएक्ट कर लेगा तो पानी से रिएक्ट करके Na सोडियम ऑक्साइड बना लेगा, या तो NaOH बना लेगा। ठीक है, बेस बना लेगा। फिर हम अगेन हमारे लिए काम करनी है, अगर हमको मेटल चाहिए तो हमको सोडियम चाहिए कि नमक चाहिए, अगर हमको मेटल चाहिए तो सोडियम चाहिए ना कि नमक चाहिए। देखो NaCl में भी नमक होता है, सोडियम अकेला भी है, तो हमको सोडियम चाहिए ना कि नमक चाहिए। तो इसलिए अगर हमको एक्सट्रैक्ट करना है तो उसको हमको कंपाउंड फॉर्म में नहीं चाहिए, उसको हमको एक सिंपल फ्री स्टेट में चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उसको कलेक्ट कर सकते हैं। तो समझ में यहाँ पे क्या होगा, NaCl है, पॉजिटिव होता है सोडियम। मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स पॉजिटिव होते हैं, जैसे कैल्शियम 2+ होता है, मैग्नीशियम पॉजिटिव होता है। ठीक है, बात करें एल्यूमिनियम की तो ये पॉजिटिव होता है, ये सब क्या है मेटल्स, आयरन ये सब क्या पॉजिटिव होते हैं। बात करें नॉन मेटल की तो O नेगेटिव होता है, बात करें क्लोरीन की नेगेटिव होता है, बात करें ब्रोमीन की नेगेटिव होता है, नाइट्रोजन की भी नेगेटिव होता है। तो नॉन मेटल्स नेगेटिव होते हैं बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन को केमिकल प्रॉपर्टी पढ़े ना, इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। ठीक है, और वही हम बात करें मेटल्स की तो इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, जो इलेक्ट्रॉन दे देगा, जो नेगेटिव चार्ज दे देगा वो खुद पॉजिटिव हो जाएगा, और जो नेगेटिव चार्ज ले लेगा वो नेगेटिव बन जाएगा। सो इसलिए क्या होता है, क्लोरीन यहाँ अट्रैक्ट हो जाएगा और सोडियम यहाँ अट्रैक्ट हो जाएगा, यानी इससे क्या होगा, हमारा रिएक्शन हो जाएगा। तो इससे देखो हमने क्या किया, सोडियम को NaCl से अलग करके Na बना दिया। तो इसको हम बोलते हैं प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस। तो जितने भी हाईली रिएक्टिव मेटल हैं उसको हम इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस को यूज करके अलग करते हैं। इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है कोरोजन। कोरोजन, ठीक है, कोरोजन मतलब जंग लगना, पता ही होगा। अब देख सकते हैं मेटल्स सच एज आयरन व्हेन एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर। मॉइस्ट एयर मतलब समझ लो जिसमें मॉइस्चर हो, मॉइस्चर मतलब पानी की बूंद छोटी छोटी, जैसा ठंडी में देखते हो, ठंडी में क्या होता है कि अक्सर जो कोहरा होता है, कोहरा में अगर आप बाहर कुछ भी रख दो सामान तो वो हल्का सा गीला हो जाता है, तो वो क्या है, वो मॉइस्ट एयर, क्योंकि उसमें जो हवा के अंदर क्या है, नमी है, मॉइस्चर है। क्योंकि इसमें मेटल सच एज आयरन व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर, है ना, रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म अ मेटल ऑक्साइड that is usually referred to as corrosion, और इसी को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन। ठीक है, इसी को हम कोरोजन बोलते हैं। कोरोजन मतलब क्या होता है कि जब मेटल्स को हम बाहर रखते हैं, जैसे मान लो हमारे पास ये लोहा है तो हम बाहर रख दें और इसमें पानी आया, ठीक है, पानी की बूंद है, इसमें पानी में क्या होता है, ऑक्सीजन, क्योंकि H2O होता है। ठीक है, H2O है, या तो हवा में प्रेजेंट और एटमॉस्फेयर में O2 रहेगा, यहाँ पे आयरन सिलेक्ट करेगा। ठीक है, आयरन सिलेक्ट करेगा। तो अगर हम देखें जैसे एग्जांपल ले लो उसका, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो कोरोजन जो होता है, कोरोजन मतलब होता है कि किसी का भी रस्टिंग, उसमें आयरन का रस्टिंग नहीं बोलते, यानी कोई भी मेटल है उसमें अगर ऑक्सीजन फॉर्म कर लेगा वो, तो उसको हम बोलेंगे रस्टिंग। ठीक है, तो सॉरी कोरोजन। और स्पेसिफिकली अगर आयरन ऑक्साइड बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं रस्टिंग, यानी जंग लगने को हम सिर्फ आयरन के लिए यूज़ करते हैं। सोडियम में कभी जंग नहीं लगता या मैग्नीशियम में लगता, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आयरन के लिए ही यूज़ होता है जंग लगना। ठीक है, यहाँ पे अगर हम रस्टिंग की बात करें तो आयरन के लिए, ठीक है, और कोरोजन सारे मेटल्स के लिए। यहाँ पे अगर हम देखें ऐसी आयरन है, इसको अगर हमने रिएक्ट कराया ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनाता है, कंपाउंड बनाता है Fe2O3। ठीक है, अब वो बैलेंस वाला अब सिखाएं कैसे बैलेंस करना होता है, कंपाउंड कैसे Fe2O3 बना। ठीक है, ये तो आता है ना बैलेंस करना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, O3 है तो यहाँ पे बैलेंस करो, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ 3 डाल दिया 6 हो गया, तो यहाँ पे हम सॉरी यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, आयरन 2 है, यहाँ पे 2 डाल दिया, देखो बैलेंस हो गया। तो ये जो है ये है आयरन, इसका कलर होता है हल्का सा, आयरन कलर कैसे होता है, हल्का सा ब्राउन रेडिश, हल्का सा रेडिश।
सिल्वरी रेडिश कलर बोल सकते हैं, और जिसका कलर होता है ब्राउन, जंग लग जाता है उसको बोलते हैं ब्राउन। तो ये क्या हो गया, जंग लग गया, तो इसको हम बोलेंगे कोरोजन। ठीक है, कोरोजन तो बचाते कैसे, यानी कोरोजन से प्रिवेंशन क्या करते हैं, प्रिवेंशन मतलब बचाना, प्रिवेंशन फ्रॉम कोरोजन, मेटल्स को कैसे कोरोजन यानी जंग लगने से बचा सकते हैं। तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड है। पहला है पेंटिंग, अगर आप पेंट कर दोगे या तो ऑयल लगा दोगे ऑयलिंग, या तो ग्रीसिंग कर दोगे, तीनों एक ही चीज़ है। इसमें क्या होता है, अ प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑफ पेंट ऑयल और ग्रीस helps to cut the contact of oxygen from metal। समझा रहे हैं, देखो जैसे मान लीजिए आपके पास आयरन है, इसमें जब तक ऑक्सीजन आएगी तभी रिएक्शन होगा, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं आएगी आयरन पे के पास तो रिएक्शन होगा ही नहीं, जंग बनेगी नहीं, है ना। तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर पेंटिंग कर देंगे। पेंटिंग में एक मोटी लेयर चढ़ जाती है, किसकी, पेंट की, है ना। पेंट की एक मोटी लेयर चढ़ जाती है, और पेंट क्या होता है, पॉलीमर से बनता है, यानी प्लास्टिक हल्का सा नीचे होता है उसका, तो ऑक्सीजन को इसके पास नहीं होने देता, ऑक्सीजन को पास नहीं होने देता। अब देखो आयरन यहाँ पे, आयरन यहाँ पे, ठीक है, आयरन ये है और ये बीच में कोटिंग है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन आयरन तक आ ही नहीं सकती। और या ऑयलिंग कर दी, इसकी ऑयलिंग कर दी, इसके ऊपर ऑयल लगा दी, ग्रीस लगा दी, या तो पेंट लगा दी, तो इससे क्या होगा, इससे ऑक्सीजन यहाँ पे आएगी नहीं, आयरन के पास, ये आयरन है, आयरन तक ऑक्सीजन पहुंचेगी नहीं, जब पहुंचेगी नहीं तो रिएक्शन होगा ही नहीं और जंग लगेगा ही नहीं। पहला मेथड तो पेंटिंग, ऑयलिंग या ग्रीसिंग, और ये तीनों का डेफिनेशन सेम है। ठीक है, ये तीनों क्या करते हैं, कट ऑफ करते हैं ऑक्सीजन की सप्लाई टू मेटल। ठीक है, चौथे की बात करें तो ये होता है एलॉय, ये फॉर्मिंग एन एलॉय, यानी अगर हम क्या करते हैं, मेटल्स व्हेन रिएक्टेड विथ अदर एलिमेंट्स कैन डेवलप द नेचर दैट प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम कोरोजन। तो देखो अगर हम क्या करते हैं, अगर मेटल के साथ अगर हम कोई एलॉय मिला, सॉरी मेटल और दूसरा मिला दें, अगर जैसे हमने मेटल लिया उसमें गर्म किया, उबाला, पिघला दिया उसको, उसमें फिर हमने फर्दर कोई और मेटल डाल दिया या कोई और एलिमेंट डाल दिया, ठीक है, कोई भी एलिमेंट होता है, नॉन मेटल मेटल कुछ भी डाल दिया, और फर्दर उसके बाद क्या हुआ, जो नया मेटल हमारा तैयार हुआ, क्योंकि मेटल तो सेम रहा नहीं, अभी कोई कुछ कंपाउंड बन गया। जैसे मान लो अगर हमारे पास आयरन है, इसको हमने रिएक्ट कर दिया कोई दूसरे कंपाउंड से, तो ये कुछ कंपाउंड बना लेगा, ठीक है, तो इससे क्या होता है, इनका नेचर चेंज हो जाता है, नेचर चेंज हो जाता है, और उससे क्या हो जाता है, कोरोजन से बच सकते हैं। जैसे एग्जांपल ले लिया, अगर हम लोहे में 4 से 5% कार्बन मिला दें, 4 से 5% कार्बन मिला दें, तो जो कंपाउंड बनता है उसको हम बोलते हैं स्टील। आपको पता है स्टील जो होता है इसमें जंग जल्दी लगती नहीं है, लोहे में लग जाती है जंग, मगर स्टील में लगती नहीं है, बहुत टाइम तक नहीं लगती है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोहे में क्या करते हैं, लोहे में कार्बन मिलाते हैं, और किसी भी एक मेटल में दूसरे मेटल को मिलाने को हम क्या बोलते हैं, एलॉय। तो अगर हम लोहे का एलॉय बना दें दैट इज स्टील, तो उसमें जंग नहीं लगेगा, तो इसको हम बोलते हैं एलॉय। पढ़ोगे, मेटल्स व्हेन रिएक्टेड विद अदर मेटल, मेटल में जब हम किसी दूसरे मेटल में मिला दें, कैन डेवलप द नेचर, वो उनके अंदर एक प्रॉपर्टी या नेचर आ जाता है दैट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोरोजन, जो उनको कोरोजन बनाता है। जैसे एग्जांपल ले लें, आयरन प्लस कार्बन क्या बनाता है, स्टील, और ये क्या करता है, ये एक एलॉय है। स्टील क्या है, एलॉय है किसका, आयरन और कार्बन का, जिसकी वजह से इसमें जंग लगती नहीं है। ठीक है, अगर लास्ट वाले टॉप लास्ट पॉइंट की बात करें प्रोटेक्शन का, तो होता है गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन क्या होता है आपको पता है, कुछ कंपाउंड होते हैं या कुछ मेटल्स होते हैं जो बहुत कम रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तो अगर हम मान लो एक आयरन है, इसके ऊपर कोई दूसरे मेटल की कोटिंग कर दी, आयरन के ऊपर कोई दूसरे मेटल की कोटिंग कर दी, कैसे, केमिकली, यानी यहाँ पे हम बात नहीं कर रहे थे पिघला के डाल दें, फिजिकल प्रोसेस नहीं बोल रहे, हम केमिकल प्रोसेस बात कर रहे हैं। ठीक है, वो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस भी कर सकते हैं, या तो हम कोई नॉर्मल मेथड भी कर सकते हैं, यानी बेसिकली इसके ऊपर हम कोई लेयर प्रोडक्ट कर दें, ठीक है, किसी मेटल की। और अगर हम बात करें आयरन की या स्टील की, तो हम उसके ऊपर जनरली जिंक की कोटिंग करते हैं, और जिंक क्या करता है, उनको बचा लेता है अगेन ऑक्सीजन से रिएक्ट करने से। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कोटिंग ऑफ मेटल सच एज जिंक on other metal such as iron helps them to protect from corrosion। ठीक है, इसके बाद यहाँ से लिखे तो हेल्प देम प्रोटेक्ट फ्रॉम
कोरोजन। तो इससे क्या होता है, वो कोरोजन से बचते हैं। सो ये सब मेथड थे कोरोजन से बचने के, और ये था कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, ऑक्साइड बन जाए किसी का भी तो उसको हम बोलते हैं कोरोजन, यानी रिएक्ट करना हवा पानी वगैरह से मेटल का, और क्या करना उससे एक नया कंपाउंड फॉर्म कर लेना, उसी को हम बोलते हैं कोरोजन। और कोरोजन होने से क्या होता है, मेटल की प्रॉपर्टी खराब हो जाती है। तो उसकी डिमेरिट्स क्या सकते हैं कोरोजन की क्या क्या कमियां है। कोरोजन से जो नया मेटल बनता है उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, जनरली देखा गया स्ट्रेंथ कम हो जाती है, और जो उसकी रिएक्टिविटी है वो कम हो जाती है, ठीक है, और ड्यूरेबिलिटी कम हो जाती है। तो ये सब क्या है, ये सब नुकसान है। अगर मान लो किसी भी ब्रिज पे जंग लग गया है तो वो ब्रिज टूटने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, है ना, वो ज़्यादा लंबे टाइम तक चलेगा नहीं, तो उसकी ड्यूरेबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये सब क्या है, लाइफ टाइम कम हो जाएगा। तो ये सब क्या है, ये सब है कोरोजन के नुकसान, ठीक है। तो इस मतलब कोरोजन के साथ ये चैप्टर ये भी खत्म हो जाता है, आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर पूरा कंप्लीट है, ठीक है यहाँ पे। सो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर नंबर 4, और चैप्टर नंबर 5 तो आपका रिलेटेड है सिलेबस से, ठीक है। सो आज के बस इतने रखते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।